दोस्तों नमस्कार। आज हम 71 बीपीसी मेंस के लिए सुप्रीम कोर्ट पे देखेंगे, इसके सारे डायमेंशन देखेंगे। दोस्तों इससे पहले यदि 71 बीपीसी मेंस की एडवांस तैयारी करना है तो आप 149 दीजिए और वीडियो रट कर जाइए, आपका फाइनल होगा। इसका चार्ज 4000 है। 83 73 98 40 95 पर संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले भूमिका लिखिएगा भारत का उच्चतम न्यायालय संविधान के तहत एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। इसको लिखने के बाद नीचे आ जाइएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायिक निकाय है, एक संघीय अदालत है। 124 के द्वारा कहा गया है कि भारत में एक उच्चतम न्यायालय होगा, भारत का एक उच्चतम न्यायालय होगा। तो पीडीएफ में ऊपर में है, पहले ही बोल दिए, उसको लिखिएगा। भारत में सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता क्यों है उच्चतम न्यायालय की, यह देखिए। जैसा कि जानते होंगे कि क्यों एक संघीय न्यायालय भारत में उच्चतम न्यायालय की आवश्यकता क्यों गठन किया गया। तो निम्नलिखित कारणों से लोकतंत्र के संरक्षण के लिए निम्नलिखित कारणों से जो है सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया है। तो पहला है संघात्मक शासन। भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। संघात्मक शासन में क्या होता है, दो प्रकार का सरकार होता है, दो प्रकार के कानून होता है, दो प्रकार के शासन होता है और नागरिकों को कम से कम दो प्रकार के कर देने होते हैं। तो दो प्रकार के कानून है, दो प्रकार के सरकार है, नागरिकों को कम से कम दो प्रकार के कर देने होंगे। तो क्या होगा, विवाद तो दोनों में होगा ना। तो उस विवाद को निपटारे के लिए और दोनों को संवैधानिक दायरे में काम करने के लिए एक उच्चतम न्यायालय, एक सर्वोच्च न्यायपालिका, संघीय अदालत की स्थापना की जाती है, ताकि दोनों के बीच अगर विवाद हो तो उसका निपटारा कर सके। साथ ही साथ दोनों को संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों में रखने के लिए एक उच्चतम न्यायालय, एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई है। तो भारत में संघीय न्यायालय के रूप में अनुच्छेद 124 के तहत उच्चतम न्यायालय की घोषणा की गई है। अनुच्छेद 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय संघीय अदालत के रूप में काम करता है, यानी विभिन्न राज्य और विभिन्न केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को निपटारा करता है। और संविधान की व्याख्या और संरक्षण, जैसा कि जानते हो कि भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत में क्या है, संसदीय सर्वोच्चता नहीं है, यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है। और संविधान की सर्वोच्चता का होने के नाते संविधान की जो व्याख्या है, निर्वचन की शक्ति जो है, किसको दिया गया है, उच्चतम न्यायालय को। तो एक तरीके से न्यायिक सर्वोच्चता हो जाता है। लेकिन न्यायिक सर्वोच्चता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि न्यायपालिका के सर्वोच्चता पर भी जो है कई सीमाएं निर्धारित की गई है। न्यायपालिका को भी संविधान के दायरे में ही काम करना है। इसलिए क्या है कि न्यायपालिका को संविधान की व्याख्या, अब संविधान की सर्वोच्चता है तो संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार किसको है, न्यायपालिका को। तो इस माध्यम से सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, संविधान की निर्वचन करता है, व्याख्या करता है, उसका अंतिम संरक्षण के रूप में एक संघीय न्यायालय की जरूरत होती है। इसको फिर से समझिए, भारत में न्यायिक सर्वोच्चता नहीं है और भारत में संसदीय संप्रभुता नहीं, सर्वोच्चता नहीं है। जैसा कि अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है और ब्रिटेन में क्या है, संसदीय सर्वोच्चता है। लेकिन भारत की स्थिति दोनों के मत की, भारत में संविधान की सर्वोच्चता है और संविधान की व्याख्या का अंतिम शक्ति किसको है, न्यायपालिका को दी गई है, न्यायपालिका को दी गई है। तो जब संविधान की सर्वोच्चता होगा तो क्या होगा कि संविधान के निर्वचन करने के लिए भी संस्था चाहिए, तो उसकी शक्ति जो है न्यायपालिका को दी गई है। इसलिए न्यायपालिका संविधान की व्याख्या भी करता है, उसका संरक्षक भी है। साथ ही साथ शक्ति संतुलन, न्यायपाल उच्चतम न्यायालय क्या है कि अगर उच्चतम न्यायालय सरकार के विभिन्न अंगों के कार्यों की व्याख्या करके सरकार के विभिन्न अंगों के बीच संतुलन बनाने का काम करता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षण, अगर किसी के अधिकारों का होना, चूंकि भारतीय संविधान में 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकारों को की चर्चा की गई है, नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए संविधान द्वारा। लेकिन मौलिक इसलिए है क्योंकि उसके उल्लंघन होने पर आप न्यायालय में जा सकते हैं।
अगर संविधान न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं होगा तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इसलिए मौलिक अधिकार के रक्षक के रूप में एक न्यायपालिका का गठन किया गया है, सर्वोच्च न्यायपालिका का। विशिष्ट परामर्श, देखिए विधि या समकालीन मुद्दों पे परामर्श देने के लिए जो है, क्योंकि शासन है, शासन व्यवस्था में कई ऐसे जटिल मुद्दे आते हैं जिसमें विधि विशेषज्ञों की परामर्श की जरूरत होती है। तो इसके लिए क्या होता है कि अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति विधि या तथ्य के किसी भी प्रश्न पे उठने वाला या प्रश्न आ गया है तो उससे न्यायपालिका उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। और न्यायपालिका न केवल लोकतंत्र का संरक्षक है बल्कि संविधान और संसदीय कानूनों की प्रगतिवादी व्याख्या करके वो सामाजिक क्रांति का अग्रदूत का भी काम करता है। अब कहिए कैसे? तो अभी SC/ST सब क्लासिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है। तो अब SC/ST का क्लासिफिकेशन हो गया है, तो जिनको लाभ नहीं मिला है अब उनको भी लाभ मिलेगा। अब इससे बुरा मत मानिएगा, हम सामाजिक क्रांति जो है के दृष्टि से इसको बताए हैं। बहुत सारे लोग वर्गीकरण के विरोध में हैं, समझ रहे हैं। तो यह स्थिति है, सामाजिक क्रांति का अग्रदूत का काम करता है। तो इसी आवश्यकता के कारण उच्चतम न्यायालय की गठन की गई है। अब जो है उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता है। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता देखिएगा तो उच्चतम न्यायालय के पास कई अधिकारिता है। एक मूल अधिकारिता है अनुच्छेद 131 के तहत। इसके तहत वह केंद्र और राज्यों के बीच विभिन्न राज्यों के विवादों का निपटारा करता है। मूल अधिकारिता केवल सुप्रीम कोर्ट में है। उच्च न्यायालयों को विभिन्न राज्य और केंद्र के बीच विवादों की मामले की सुनवाई का अधिकार नहीं है, केवल उच्चतम न्यायालय को है। उसके अलावा अपीली अधिकारिता, उच्चतम न्यायालय देश के सर्वोच्च अपीली निकाय है। देश के किसी भी न्यायालय से सर्वोच्च अपील उच्चतम न्यायालय में होती है। तो अपीली अधिकारिता के तहत क्या होता है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी हाई कोर्ट से या किसी भी कोर्ट से संवैधानिक मामलों की अपील को सुनता है। उच्चतम न्यायालय में अगर कोई संविधान का प्रश्न है तो उसकी अंतिम जो है सुनवाई जो है उच्च न्यायालय में होगी। अनुच्छेद 132 के तहत उच्च न्यायालय से सिविल मामलों की अंतिम सुनवाई जो है उच्चतम न्यायालय में होती है, सर्वोच्च अपीली न्यायालय है। फिर दांडिक मामलों से हाई कोर्ट से मामले जब जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होता है। और देश के किसी भी न्यायाधिकरण न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट विशेष इजाजत से अपील की सुनवाई कर सकता है, अनुच्छेद 136 के तहत। उसके बाद उच्चतम न्यायालय की परामर्शी अधिकारिता है। उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को, जब राष्ट्रपति विधि या तथ्य के किसी प्रश्न पर परामर्श मांगेगा तो उच्चतम न्यायालय सलाह देगा। संयोग की बात है कि न राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य है, उच्चतम न्यायालय सलाह देने के लिए, परामर्श देने के लिए बाध्य है। उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय का अर्थ होता है उच्चतम न्यायालय के निर्णय डिग्री जो होता है वह अभिलेख रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं और सारे न्यायपालिका उसको मानना होता है। और साथ ही साथ इसका अर्थ है कि न्यायालय अनुच्छेद अभिलेख न्यायालय के रूप में न्यायालय जो है अपने अवमान के लिए दंड दे सकता है। समझ रहे, अवमान के लिए दंड देने की शक्ति होती है। साथ ही साथ मूल अधिकारों का संरक्षण है, यानी अनुच्छेद 32 के तहत अभी BPSC के जो एग्जाम के मुद्दे हैं इसको लेकर लोग गए थे उच्चतम न्यायालय में। अनुच्छेद 32 के तहत ही गए थे, लोगों के अधिकारों का हनन हुआ था। तो इसके तहत अगर किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है तो सीधे सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो मूल अधिकारों का संरक्षक है। उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में भी जा सकते हैं। अब हम उच्चतम न्यायालय की भूमिका देखेंगे। उच्चतम न्यायालय की दो भूमिका देखेंगे, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में देखेंगे उच्चतम न्यायालय कई काम किया है भारत के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय क्षेत्रों में कई ऐतिहासिक काम किए हैं। उच्चतम न्यायालय ने प्रेस को जो है संरक्षण दिया है, प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखा है। सिविल सेवकों को पदावधि की सुरक्षा उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों में दिया है। 3 साल का जो पीरियड है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को, मेनका गांधी वाद में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को विधि का सम्यक प्रक्रिया जो है बना दिया है। उच्चतम न्यायालय ने आधारभूत ढांचे के केशवानंद भारती बनाम के में
उच्चतम न्यायालय ने मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन करके संसद की अमर्यादित शक्ति को सीमित करने का काम किया है, निरंकुशता पर रोक लगाया है, लाल बत्ती पर रोक लगा के उच्चतम न्यायालय ने वीआईपी कल्चर को रोक लगाया है, राज्यपाल के पद की शक्तियों को दुरुपयोग करने के लिए उच्चतम न्यायालय जो है वो मई सिद्धांत का अधिकथन किया है, महिलाओं की सुरक्षा के सशक्तिकरण के लिए न्यायालय ने विशाखा गाइडलाइन बनाया है, चुनाव सुधार के लिए मतदाता को सशक्त करने के लिए 2 वर्ष से अधिक सजा सुनाने पर संसद विधायिका की सत्ता समाप्त करने का निर्णय दिया है। इसके अलावा जो है शपथ पत्र में अगर कोई कॉलम खाली है तो उसके आधार पर निर्वाचन रद्द किया जा सकता है, नोटा वीवीपैट की व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है। इस सब के माध्यम से लोग चुनाव सुधार किया है तो लोकतंत्र को मजबूती मिलती है। और पर्यावरण संरक्षण के लिए आरा मशीनों पर रोक लगाया है, पंजाब हरियाणा में पराली जलाने के लिए वैकल्पिक नीति का सुझाव दिया है। इन सब कारणों से इन्हीं सब माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जो है मतलब सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पर्यावरणीय क्षेत्रों में विशेष रूप से काम भारत के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक पर्यावरणीय क्षेत्रों को मजबूत कर रहा है। अब इसके नकारात्मक प्रभाव है। नकारात्मक प्रभाव में सुप्रीम कोर्ट मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती में प्रतिपादित किया था, लेकिन इसकी परिभाषित नहीं किया है। इसकी परिभाषित नहीं करने से क्या है कि इस मूल ढांचे में कौन कौन जो है संविधान के प्रावधान है इसमें पते नहीं है। इससे संसद की संविधान संशोधन करने की जो शक्ति है वो धुंधला हो गई है। संसद को पते नहीं है कि संविधान के कौन सा प्रावधान मूल ढांचे में है। और संसद जो है देश का सबसे बड़ा जन निकाय है। इससे संसद की शक्ति को धुंधला बनाया है और सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम व्यवस्था को निर्मित करके स्थापित करके स्वयं की शक्ति में वृद्धि कर रहा है। उसके बाद अनुच्छेद 32 के तहत देखे होंगे कि जब भी जो लोग अपने अधिकारों को क्रियान्वयन के लिए जाता है तो उच्चतम न्यायालय की इधर हाल के वर्षों में रहा है कि कहता है कि हाई कोर्ट जाइए। अब बीपीएससी के उम्मीदवारों को कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, तो हतोत्साहित करने की प्रवृत्ति रही है। जिनके अधिकारों का हनन हुआ है, अगर वो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट हाल के वर्षों में क्या किया है कि वैसे लोगों को हतोत्साहित कर रहा है और सब उच्च न्यायालय भेज रहा है। और उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च कार्यपालिका जो है की भूमिका निभा रहा है, शक्ति में वृद्धि कर रहा है। देखिए उच्चतम न्यायालय अब जो है कार्यपालिका और विधायिका के कारण न्यायिक सक्रियता, न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से सर्वोच्च कार्यपालिका की भूमिका निभा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है कोरोना में जो है नीट का एग्जाम होगा कि नहीं उसका आदेश दे रहा है। सरकार के विभिन्न कार्यों के लिए जो है अब सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई सुप्रीम कोर्ट तय कर रहा है। महिलाओं की रक्षा के लिए विशाखा गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट बना रहा है। अब इसी में बहुत सारा चीज है। अब देखेंगे अब वीआईपी कल्चर पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा रहा है। ये सब कार्यपालिका का काम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो इसके माध्यम से उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च कार्यपालिका का काम कर रहा है और उच्चतम न्यायालय विकास एवं प्रवर्तन संबंधी काम करने लगा है, समझ रहे हैं। लेकिन न्यायपालिका का काम ये सब नहीं है। तो जो न्यायपालिका की पारंपरिक भूमिका है उससे इतर होकर न्यायपालिका क्या कर रहा है, कार्यपालिका विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा है, अपने शक्तियों में वृद्धि कर रहा है। और हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट, संसद और कार्यपालिका सरकार में टकराव बढ़ा है। अब टकराव के कई मुद्दे पर बढ़ा है। जैसे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को निरस्त कर दिया सुप्रीम कोर्ट। SC ST एक्ट है उसको निरस्त किया था सुप्रीम कोर्ट, सरकार फिर उसको कानून बना दिया है। तो जरूरी भी था, वो तो बहुत जरूरी था। इसके अलावा आप देखेंगे अभी मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट एक पैनल का निर्देश दिया था। उस पैनल में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री रहेगा। यही पैनल मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करेगा। अब सरकार जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य निर्वाचन आयुक्त विधेयक जो है 2023 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को उससे हटा दिया है। ये विवाद जो है 9वीं अनुसूची को लेकर विवाद है, आरक्षण के मुद्दे को लेकर विवाद है। तो ये सब सारी विवाद हम देख रहे हैं। अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता, देखिए न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ है कार्यपालिका और विधायिका न्यायालय के कार्यों में बाधा न पहुंचाए।
सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप न करे और न्यायाधीश बिना भय और भेदभाव के कार्य कर सके। इस न्यायपालिका की स्वतंत्रता का तात्पर्य है। अब न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक उपबंध संविधान में कई प्रावधान किया गया है। पहला, नियुक्ति विधायिका का हस्तक्षेप नहीं। अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, कोलेजियम की सिफारिश पे। इसमें विधायिका कार्यपालिका का कोई दखल नहीं है। दूसरा है, सर्वोच्च न्यायालय के वेतन भत्ते, उसकी जो प्रशासनिक व्यय होता है वो संचयी निधि पर भारित होता है, जिस पर संसद में मतदान नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित है 65 वर्ष तक। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित है 62 वर्ष तक। पदावधि की सुरक्षा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, मुख्य न्यायाधीश को अपने कर्मचारी वर्ग को नियुक्ति करने का अधिकार है, अपने कर्मचारी वर्ग पर नियंत्रण है। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अन्य न्यायाधीश के निर्णयों पर संसद में कोई चर्चा नहीं की जा सकती है, इस पर रोक लगाया गया है। उसके बाद जो है, जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपने पद के दौरान जो है एक बार नियुक्त हो जाने के बाद उसके वेतन भत्ते या छुट्टी या अन्य सुविधाओं में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 125 के तहत अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करते हैं तो वह किसी न्यायालय में प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, वकालत करने पर रोक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी अगर अवकाश प्राप्त करते हैं तो उस उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालयों में अवकाश प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें रोक है। तो इन सब के माध्यम से उच्चतम न्यायालय की स्वतंत्रता सुनिश्चित की गई है। लेकिन अब सवाल है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता के सामने भी चुनौती है। अब देखिए, संविधान में ही कई ऐसी कमियां हैं जिसका न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को राज्यपाल राज्यसभा के सदस्य बनने पर रोक हो। इसका परिणाम क्या होता है कि न्यायपालिका जो है, न्यायाधीश जो है, जो काम करते हैं उसमें थोड़ा सा लगता है कि सरकार का पक्ष ले रहे हैं। यही कारण है कि जैसे ही अवकाश प्राप्त करते हैं राज्यसभा और राज्यपाल बन जाते हैं। अब पी सदाशिवम तमिलनाडु का राज्यपाल बन गया था, केरल का राज्यपाल बन गया था। गवई जो है, ये भी जो है राम मंदिर के फैसला सुनाया और राज्यसभा में चला गया। तो ये सब जो है इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। और कोलेजियम द्वारा जो नियुक्ति है उसमें भी विधि मंत्रालय की भूमिका है। और संसदीय कानून द्वारा, अब देखिए क्या है, न्यायपालिका फैसला दिया कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति एक पैनल करेगा, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता होगा। अब सुप्रीम कोर्ट संसद क्या किया है कि इस फैसले को पलट दिया है। अब कहा कि नहीं, उसने मुख्य न्यायाधीश को उस पैनल से हटा दिया है। तो संसद द्वारा जो न्यायपालिका के जो फैसले होते हैं उसको जो पलटता है, उसकी स्वतंत्रता पर प्रभावित आघात पहुंचता है। अब 9वीं अनुसूची संविधान के प्रथम संविधान संशोधन शामिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि इसमें शामिल कोई भी विधि को न्यायपालिका की वैधता, न्यायपालिका इसका परीक्षण नहीं करेगा। हालांकि न्यायपालिका जो है फैसला दिया है कई बार, बामन राव में भी दिया है, मिनर्वा मिल्स में दिया है कि 9वीं अनुसूची में शामिल विधि पर भी जो है इस आधार पर आक्षेप किया जा सकता है कि मूल बेसिक स्ट्रक्चर के को उल्लंघन करता है या मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। तो 9वीं अनुसूची, उसके बाद न्यायाधीशों के विषय पर देखिए, अनुच्छेद 121 के तहत संसद में न्यायाधीशों के कार्यों पर टिप्पणी नहीं किया जा सकता है, उसकी चर्चा नहीं की जा सकती है। लेकिन अब देखेंगे कई राजनेता संसद के बाहर न्यायाधीशों के निर्णयों की आलोचना करते हैं। आम जनता भी जो आलोचना करता है, सोशल मीडिया पर न्यायाधीश अगर फैसला देता है तो उसकी आलोचना होती है। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर जो है में चुनौती पैदा होती है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय जो फैसला दिया है उस पर आप चर्चा नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं, कानून होता है। अब हम कोलेजियम देखेंगे। जजों की नियुक्ति में सर्वोच्च प्रावधान क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है। अनुच्छेद 124 में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श के बाद की जाएगी। परामर्श के बाद की जाएगी, यह प्रावधान था। और यह प्रावधान जो है था, उसके बाद 1973 तक क्या था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर किया जाता था, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। लेकिन केशवानंद
केशवानंद भारती के फैसले के बाद क्या हुआ कि उस समय की तत्कालीन सरकार वरिष्ठता के सिद्धांत को नजरअंदाज करके जो चौथे नंबर पे थे, 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को नजरअंदाज करके चौथे नंबर पर जो थे अजीत नाथ रे को मुख्य न्यायाधीश बना दिया। इसको लेकर देश में विभिन्न विधिवक्ताओं द्वारा, बार एसोसिएशनों द्वारा, अधिवक्ताओं द्वारा इसकी आलोचना की गई। विधि आयोग भी जो है कहा कि नहीं, न्यायाधीशों की नियुक्ति में वरिष्ठता के सिद्धांत को पालन किया जाना चाहिए। उसके बाद क्या हुआ, 1982 में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद करेगा। यानी परामर्श जो होगा, इस सहमति, परामर्श का अर्थ जो है सहमति नहीं है, परामर्श का अर्थ सहमति नहीं है। लेकिन न्यायाधीशों के दूसरे वाले निर्णयों में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यहाँ परामर्श का अर्थ सहमति है। यानी उच्चतम न्यायालय कहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और 2 वरिष्ठतम जजों के परामर्श के बाद ही कर सकती है, अन्यथा नहीं। अब क्या है कि परामर्श का अर्थ सहमति हो गया और बाध्यकारी सहमति, यानी बिना वो जो भी सुझाव देगा उसी के अनुसार करना है। समझ रहे हैं? तो पहले था कि परामर्श लीजिए, परामर्श मानिए या नहीं मानिए, नियुक्ति राष्ट्रपति कर देता था। लेकिन नहीं, 1993 के बाद न्यायाधीशों के दूसरे निर्णयों में कहा कि नहीं, परामर्श का सहमति है। अब आपको न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करना होगा राष्ट्रपति को, उसमें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और उच्चतम न्यायालय के 2 वरिष्ठतम जजों के एक पैनल से ही परामर्श के बाद ही करना होगा। समझ रहे हैं? अब 1998 में क्या हुआ कि राष्ट्रपति फिर जो है अनुच्छेद 143 के तहत भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श मांगा कि कैसे न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। तो उस समय जो है उच्चतम न्यायालय निर्णय परामर्श दिया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम, उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम जजों के एक समूह से के परामर्श के बाद ही की जाएगी। यानी अब क्या हुआ कि यहाँ पर राष्ट्रपति क्या करता था 1982 में कि राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति मामले में परामर्श देता था, परामर्श मानने के लिए बात नहीं था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि 3 लोगों से परामर्श, 3 लोगों की सलाह के आधार पर निर्णय लिया जाएगा। इसमें मुख्य न्यायाधीश और 2 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश। और 1998 में क्या हुआ कि 3 को 5 कर दिया गया, यानी मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश के समूह से परामर्श के बाद ही नियुक्ति की जाएगी और वह परामर्श बाध्यकारी होगा। समझ रहे हैं? तो न्यायाधीशों की नियुक्ति वाले में तो इसी व्यवस्था को, तो कॉलेजियम व्यवस्था क्या हुआ, यह मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठतम जजों का समूह है, एक पैनल है जो भारत के न्यायाधीशों की नियुक्ति और तबादले करते हैं। तबादले के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। अब कॉलेजियम के पक्ष में क्या तर्क है? इससे क्या होगा कि वरिष्ठता के सिद्धांत का पालन होगा, जो 1973 में केशवानंद भारती वाद के बाद वरिष्ठतम जजों को नजरअंदाज करके तीसरे चौथे नंबर के जज को मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था, वह स्थिति दोहराया नहीं जा सकता है। उसके बाद जो है जजों की नियुक्ति में कार्यपालिका की भूमिका जो है दखल नहीं होगी। कार्यपालिका की भूमिका अगर बढ़ेगा तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा और इससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। लेकिन इस कॉलेजियम व्यवस्था का भी कई प्रकार के आक्षेप लगते हैं। विधि मंत्री, भारत सरकार के विधि मंत्री ही कहते हैं कि इससे क्या है कि नियुक्ति में जो है पारदर्शिता नहीं है, क्योंकि जजों के पास कोई ऐसा तंत्र नहीं है जो देश के अलग अलग उच्च न्यायालय से योग्य व्यक्तियों को चुन सके। इससे क्या होता है कि परिवारवाद को बढ़ावा, भाई भतीजावाद को मिलता है। अब देखिए 151 परिवार के लोग ही पूरे भारत में न्यायाधीश है, आप समझ सकते हैं, कब्जा है। इससे अंकल कल्चर जो को बढ़ावा मिलता है। और क्या होता है कि कॉलेजियम व्यवस्था से भारत सरकार और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में कॉलेजियम के बीच जो है विवाद पैदा होता है, किस नाम को नियुक्त किया जाए, किस नाम को नियुक्त नहीं किया जाए। उसके बाद ये भी आलोचना की जा रही है कि उच्चतम न्यायालय
क्योंकि कोलिजियम का व्यवस्था संविधान में नहीं था। कोलिजियम की व्यवस्था लाकर सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकारों की वृद्धि कर रहा है, अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है। तो यह स्थिति है। अब हम लोग संसद और कार्यपालिका और न्यायपालिका में विवाद हम देखेंगे कि आखिर विवाद क्यों है। जैसा कि आप देखे होंगे विवाद के कारण क्या है, यानी सरकार यानी कार्यपालिका, संसद, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विवाद कारण क्या है। तो भारत में देखिए क्या है कि भारत में आप जैसा कि जानते होंगे ब्रिटेन में संसदीय संप्रभुता है और अमेरिका में न्यायिक सर्वोच्चता है, लेकिन भारत में क्या है, संविधान की सर्वोच्चता है व्यवहारिक रूप से। तो यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है और इस संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसका है, किसको है, न्यायपालिका को है। यानी सर्वोच्च संविधान है और इसकी व्याख्या करने की शक्ति न्यायपालिका को दी गई है। यही दोनों, इसी से विवाद पैदा होता है, क्योंकि इसी के दायरे में सबको काम करना है और इसकी व्याख्या करने का अधिकार किसको है, उच्चतम न्यायालय को है। समझ रहे हैं। तो विवाद यहीं से पैदा होता है। अब मान लीजिए जो है कोई कानून है, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, यह कानून जो है संविधान के अनुसार नहीं है। अब SC ST वर्गीकरण ले लीजिए, तो वर्गीकरण जो है कहा कि नहीं, ये जो इसमें क्या होगा, इसका सब क्लासिफिकेशन होगा। मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का पैनल, मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति का पैनल, कहा कि नहीं, एक पैनल सुप्रीम कोर्ट दिया, क्योंकि इस संविधान के अनुसार ये है। अब देखिए मान लीजिए कोलिजियम का व्यवस्था, अब कोलिजियम का व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट जो है स्थापित किया है, कहा कि नहीं संविधान के अकॉर्डिंग है, संविधान के अनुकूल है, मूल ढांचा संविधान के अनुकूल है। चुनाव आयोग की नियुक्ति का राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को निरस्त सुप्रीम कोर्ट किया, कहा कि नहीं, ये जो है न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर आघात करता है। इसलिए तो इस सब मुद्दे पर जो है टकराहट है, इसके पीछे नियम थी, मूल बिंदु है कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है और इसकी व्याख्या करने का अधिकार न्यायपालिका को दी गई है। इसलिए न्यायपालिका क्या करता है कि कार्यपालिका, विधायिका के कोई भी कार्य जो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं, इसके अनुसार नहीं होगा, तो उसको निरस्त करता है, निरस्त करता है। जैसे ही अगर आपके निर्णय को खंडित किया जाएगा तो क्या होगा, विवाद पैदा होगा। तो अमूल मुद्दा क्या है, अब जो कोलिजियम व्यवस्था को लेकर विवाद है, सरकार का मानना है कि नहीं, न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा होगा, लेकिन जबकि कोलिजियम व्यवस्था सरकार सुप्रीम कोर्ट स्थापित कर चुका है। सरकार कहती है कि इस व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इससे भाई अंकल कल्चर को बढ़ावा मिलता है। इस मुद्दे को लेकर विवाद है। मूल ढांचे को लेकर विवाद है, क्योंकि संविधान में नहीं था, सुप्रीम कोर्ट जो है केशवानंद भारती में स्थापित किया है। अब इससे क्या है कि संसद की शक्ति धुंधला हो गई है, संसद की शक्ति जो है कम हो गई है, इसको लेकर दोनों विवाद है। उसके बाद सूचना का अधिकार, अब सुप्रीम कोर्ट कहता है, भारत सरकार का कहना है कि न्यायाधीशों को भी सूचना के अधिकार के तहत जो है आना चाहिए, मांग कर रहा है। उसके बाद जो है चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर, अब चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए भारत सरकार, सुप्रीम कोर्ट जो पैनल का सुझाव निर्देश दिया था, 3 सदस्यीय पैनल, उसमें से सुप्रीम कोर्ट को मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया है। इसको लेकर भी विवाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अभी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को लेकर सरकार का कहना था कि नहीं, इसी पैनल के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति होगा, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता के आधार पर इसको सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर दिया है। जजों की नियुक्ति हस्तांतरण के मुद्दे पर पेच हमेशा फंसता, टकराहट दोनों के बीच चल रहा है और हमेशा मुद्दे आता है। उसके बाद 9वीं अनुसूची के मुद्दे, अब जो है सरकार जो है 9वीं अनुसूची जो है स्थापित की, संविधान में जोड़े हुआ है। इसमें कहा गया है कि इस सूची में कोई भी अधिनियम डाला जाएगा, कानून अगर डाला जाएगा राज्य को या केंद्र का, तो उसकी वैधता का परीक्षण सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहा कि नहीं, इसमें डालने के बाद भी इसकी वैधता की समीक्षा करेंगे, यानी न्यायिक पुनरावलोकन किया जाएगा उस कानून का, कि इस कानून से कहीं बेसिक स्ट्रक्चर या मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है। अगर हनन होगा तो इसको भी निरस्त करेंगे। उसके बाद आरक्षण के मुद्दे हैं। ओबीसी का 27% आरक्षण दिया गया है। अब अलग अलग राज्य सरकार, बिहार में 65% आरक्षण कर दिया था कुछ समय पहले, तमिलनाडु में 69% आरक्षण कर दिया था।
तो इसको लेकर भी विवाद है। सरकार भी चाह रही है कि आरक्षण की स्थिति को बढ़ाया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट 50% कैप निर्धारित कर दिया है। इंदिरा संधि बना भारत संघवाद में, इंदिरा संधिवाद में, तो इसको लेकर भी जो है पेंच फंसा हुआ है। तो ये सब मुद्दे जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच टकराव है। टकराव के कारण यही दो कारण। तो इसको देखिएगा, फिर हम आगे की चर्चा करेंगे। और इसमें से पढ़ लीजिएगा, भारत सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय के अधिकारिता में तुलना PDF में होगा, उसको देख लीजिएगा, फिर हम आगे चर्चा करेंगे।